उन्होंने ये कहा था कि मदन सिंह रावत उनका जो विद्यालय है कोटागढ़ में, वहाँ अपने भाई की नियुक्ति व्यायाम शिक्षक के रूप में करवाना चाहते थे कि उसी स्कूल में जो दूसरे शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके अनुमोदन के लिए मदन सिंह रावत को पैसा दिया जाए। मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत और एक हरेराम यादव थे जो जिला शिक्षा अधिकारी थे, और एक पटल सहायक जिसे आप क्लरिकल स्टाफ कहते हैं, दिनेश गैरोला, वो पैसा लेते हुए दिखाई दे रहे थे। के पति दिनेश गैरोला को कट्टा लगा के कनपट्टी पे ले गया अपहरण करके, और मेरे साथ वाले अपहरण करके ले गए, और हमने उसके फिर बयान गलत ढंग से दर्ज करवाए ऑन कैमरा। एलईडी घोटाला भी इन्होंने कर डाला। किसी भी सरकारी अधिकारी की सबसे अच्छी जो उसकी याद होती है वो होता है उसका रिटायरमेंट का दिन, और साथ के साथ जिस दिन ज्वाइनिंग होती है। लेकिन अगर किसी के रिटायरमेंट के दिन पर उस पर तलवार लटक रही हो गिरफ्तारी की, और उससे बचने के लिए वो सुबह 6 बजे आकर बस साइन करके चला जाए, तो सोचिएगा कृत्य कितने बुरे होंगे। दरअसल हम अभी एससीईआरटी के ऑफिस के ठीक सामने खड़े हैं। हमारे साथ आशुतोष नेगी जी हैं जो पिछले 5 वर्षों से लगातार फॉलो कर रहे हैं एक व्यक्ति को, उसके कृत्यों को, वो जो काम कर रहा है। अब चीजें इनसे पूछेंगे, सामने रखेंगे कि क्या कुछ हुआ है। आप भी सुनिएगा, ये तमाम लोग जो देखिएगा, कोई शायद आज गुलदस्ते भी लाया हो कि भैया आज हमारे निदेशक साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, पर ये ऐसा कुछ हो ना सका। क्या नाम है इन भाई साहब का? पहले तो आपका स्वागत सर। धन्यवाद। इनका नाम है मदन सिंह रावत। अच्छा। और ये प्रकरण है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का। मुख्य शिक्षा अधिकारी थे ये पौड़ी में। अच्छा। और वर्ष 2017-18 में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था पौड़ी में शिक्षा विभाग में, जिसे एक मैनेजर थे जो कोटागढ़ के मैनेजर थे जो अशासकीय कॉलेज है, अनिल नेगी, उन्होंने किया था। और उन्होंने ये कहा था कि मदन सिंह रावत उनका जो विद्यालय है कोटागढ़ में, वहाँ अपने भाई की नियुक्ति व्यायाम शिक्षक के रूप में करवाना चाहते थे। अच्छा। और उसके लिए वो कोई पैसा नहीं देना चाहते थे। ठीक हो गया। ठीक है। तो जिस तरह से खेल चलता है पूरा शासकीय कॉलेज में, सुना है या सच्चाई भी है ये कि भाई बिना पैसे के लेन देन के बिना वहाँ नौकरी नहीं मिलती है। तो अनिल नेगी जो इस बात से परेशान थे कि मदन सिंह रावत इनके स्कूल में अपने भाई को नौकरी लगाना चाह रहे थे निःशुल्क, और मदन सिंह रावत ये भी चाह रहे थे कि उसी स्कूल में जो दूसरे शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके अनुमोदन के लिए मदन सिंह रावत को पैसा दिया जाए। मतलब अच्छा, अपना काम निःशुल्क, अपना काम फ्री में हो जाए और जो सामने से हो उसके लिए पैसे पड़े, पैसे मिले। ये देखिएगा, ये तमाम अभी ऑफिस से सभी लोग निकल रहे हैं, बड़े हताश जरूर होंगे। आज एक पार्टी होने वाली थी, तो अच्छा, तो वहां से ये मामला वहीं से बिगड़ा। देखिए, आप तो पत्रकार हैं खुद, और मैं भी पत्रकार ही हूँ। तो हमारे पास तो लोग तब आते हैं जब मामले खराब हो जाते हैं। जब तक सेटिंग गेटिंग चलती है सब कुछ, हमारे पास कोई नहीं आता है। जब मामले खराब होते हैं तो हमारे पास आते हैं, हम भी उनको कुछ सलाह देते हैं। ऐसी सलाह मैंने इनको भी दी, अनिल नेगी को, कि आप इनके खिलाफ कुछ प्रमाण लेके आ जाओ। और मेरे पे उस समय एक स्पाई कैम हुआ करता था, उसमें चश्मा था, उसमें यहाँ पे स्पाई कैम लगा हुआ था। और वो जो अनिल नेगी थे वो खुद चश्मा लगाते थे। अच्छा। और काले फ्रेम का चश्मा लगाते थे, वैसे ही वो स्पाई कैम भी था। तो वो चश्मा मुझसे लेके गए। मैंने कहा भाई अगर इनके उसका भ्रष्टाचार का कुछ प्रमाण ले आओगे तो मैं चला दूंगा खबर, उसके बाद इन पर कार्रवाई हो जाएगी। बिना प्रमाण के मैं इनके खिलाफ खबर चलाऊंगा तो ये तो मेरे पे मानहानि का दावा कर देंगे। तो फिर वो व्यक्ति काफी समय तक उस चश्मे को अपने पास रखे रहा, और बाद में शायद मुझे लगता है कि जब काम बिगड़ने शुरू हुए होंगे तो वो चश्मा मुझे दे गया कि भाई साहब ये तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनसे मेरे से पैसा मांग लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अब इनकी खबर चलाइए। तो मैंने उस खबर को फिर प्रसारित किया। उस खबर को प्रसारित करने से पहले मैंने जो इनके उच्च अधिकारी हैं, एडी महावीर बिष्ट, उनको भी वो वीडियो दिखाए कि आपके जो लोअर जो अधिकारी हैं, मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत और एक हरेराम यादव थे जो जिला शिक्षा अधिकारी थे, और एक पटल सहायक जिसे आप क्लरिकल स्टाफ कहते हैं, दिनेश गैरोला, वो पैसा लेते हुए दिखाई दे रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैं पौड़ी जाके, वो वीडियो मैंने देहरादून में उनको दिखाए थे, उन्होंने कहा मैं पौड़ी जाके इन तीनों का जवाब तलब करूंगा और पूछूंगा कि ये क्या है। लेकिन जब मैंने उनसे ये बात पूछी कि आप इन पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो कह रहे हैं कि साहब मदन सिंह रावत कह रहा है कि मैंने भी अपनी भाई की नियुक्ति के लिए पैसा दिया हुआ है, और ये हो रखा है, वो हो रखा है। तो मैंने इनको कहा है कि तुम इस मामले को सेटल करो। अच्छा। तो इनका उच्चाधिकारी जो महावीर बिष्ट है वो भी मामले को सेटल करने की बात कहने लगे, और जब वो सेटल करने की बात कहने लगे तो मैं हंसा। मैं इस पे भी आऊंगा। देखिएगा, एक चीज आपको भी हंसी आई होगी, लेकिन आम जो आदमी है ना, जो सामने अभी देख रहे होंगे, इन्हें पता ही नहीं होता, हमें भी नहीं पता होता कि क्या 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 कुछ चल रहा है। अगर ये बात नहीं बिगड़ती,
पैसे का लेन देन नहीं हो तो शायद कभी मामला बाहर नहीं आता। बिल्कुल और नहीं इतनी आता। सारी चीजें हो रही हैं जो हमें पता ही नहीं चलती, तो कितना कुछ हो रहा होगा उत्तराखंड में। 23 वर्ष बने हुए उत्तराखंड के हो गए। ये देखिएगा अंकिता प्रकरण में पिछले 1 साल से लगातार ही आशुतोष नेगी को आप हर जगह भागते हुए देखते हैं, और उसके बाद कुछ इस तरह के भी मामले जो कि पड़े हुए हैं। अच्छा, फिर इस पर हंसी आई तो आपने उनको बोला कि, मैंने कहा कि आप हंस रहे हैं भाई, आप देखिए, मैंने कहा ये तो मामला पुलिस के पास जाएगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कौन पैसा ले रहा है, क्यों ले रहा है। और नेचुरली फिर मेरे को एक पुलिस को एफआईआर भी लिखवानी पड़ी। पुलिस को मैंने पौड़ी थाने में एफआईआर लिखवाई। और उससे पहले जब मैंने ये वीडियो प्रसारित करे तो इनमें से जो एक अक्यूज है दिनेश गैरोला, इन्होंने मुझ पर दबाव बनाने के लिए, और मेरे कुछ और भी 2 लोग साथ में थे, उन पर दबाव बनाने के लिए एक फर्जी एफआईआर पौड़ी थाने में कर दी मेरे खिलाफ, कि मैं उनके पति दिनेश गैरोला को कट्टा लगा के कनपट्टी पे ले गया अपहरण करके, और मेरे साथ वाले अपहरण करके ले गए, और हमने उसके फिर बयान गलत ढंग से दर्ज करवाए ऑन कैमरा। ये देखिएगा सबसे बड़ी बात क्या है, ये शिक्षा विभाग की हम बात कर रहे हैं, जो शिक्षा देने के लिए कार्य करते हैं, और हमारे जो बच्चे हैं, अगला जो भविष्य है वो इन पे होता है। और कट्टे जैसी बातें हैं, यानी कि मानसिकता उनकी पहले से ही कुछ ऐसी थी कि वो उल्टा ही सोचते थे। बिल्कुल, और वो मुझ पर दबाव बनाना चाहते थे कि अगर मैं फंस जाऊंगा तो फिर मैं इस मामले को ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन फिर मैं, क्योंकि आपको पता है कि एडवोकेट भी हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, तो मैंने फिर अपनी लड़ाई लड़ी। तो हमारे जो उस मुकदमा था उसमें एफआईआर लग गई, फाइनल रिपोर्ट लग गई कि मतलब ये मामला फर्जी है। तो हम उस मामले से तो बरी हो गए, लेकिन फिर हम इस मामले के प्रति और सक्रिय हुए कि भाई चोरी और सीना चोरी, मतलब चोर आप खुद हो और हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर हमने फिर इसको बहुत लगातार इस मामले को फॉलो किया, और इवेंचुअली हाई कोर्ट में भी पीआईएल लगाई हमारे कुछ साथियों ने, कुछ मित्रों ने, जो कि भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं प्रदेश से। मैं भी हाई कोर्ट स्वयं गया, और हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर फिर इनके खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ। आप लगाइए कि 2018 से 22 तक 4 साल तक पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी इनके खिलाफ। 22 में जाके जब हाई कोर्ट ने डायरेक्शन किए तो इनके खिलाफ जो है दिसंबर के महीने एफआईआर दर्ज हुई तीनों के खिलाफ, और तब इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। उस दौरान हाई कोर्ट में लगातार मामला चलता रहा, और उस बीच एक और प्रकरण जो मैं आपको बता रहा हूं कि एलईडी घोटाला भी इन्होंने कर डाला। एलईडी घोटाला ये था, जिसके आप कागज लिए हैं, वो घोटाला ये था कि चौबट्टा खाल जो विधानसभा है सतपाल महाराज की, वहां के स्कूल्स में एलईडी लगाए गए स्मार्ट क्लासेस के लिए। तो एक सिक्स सेंस करके कंपनी थी, उसको नाजायज लाभ देने के लिए मदन सिंह रावत ने डायरेक्ट परचेज किया पूरा सामान, और वो वहां बिना टेंडर प्रक्रिया प्रॉपर ढंग से अपनाए हुए वो एलईडी वहां लगा दिए गए। उन एलईडी में अपट्रॉन लिखा हुआ था। किसी व्यक्ति ने हमें बताया कि वो तो अपट्रॉन के हैं। अपट्रॉन जैसे ही उन्होंने बताया तो हमारे संज्ञान में आया कि अपट्रॉन तो यूपी सरकार का उपक्रम था, और वो तो मायावती सरकार के जमाने में बंद हो गई ये कंपनी। 20 साल पहले जो कंपनी बंद हो गई, उसके एलईडी कैसे हमारे पहाड़ के स्कूलों में लग रहे हैं। फिर जब हम स्कूलों में गए तो वहां अपट्रॉन के लगे हुए थे। फिर हमने उसकी शिकायत डीएम को करी, सीडीओ के स्तर पे जांच हुई, पौड़ी में जो जांच हुई उसमें पुष्टि हो गई कि भ्रष्टाचार हुआ है, उसके आरोपी बनाए गए। ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सभी आरोपों की विभागीय जांच में पुष्टि हुई है, और ये विभागीय जांच में पुष्टि हुई। कृत्य गंभीर वित्तीय अनियमितता के हैं, जिस प्रकार अधिप्राप्ति की गई है, यानी कि स्पष्ट हुआ था परचेज की अधिप्राप्ति परचेज की गई है, उसमें गंभीर अनियमितता, वित्तीय अनियमितता की गई है। और आगे रविनाथ रामन जी की ये पूरी टिप्पणी है, जब उनके पास ये पूरा प्रकरण पहुंचा, शिक्षा विभाग की जांच में भी दोषी पाए गए, तो उन्होंने मामला मंत्री धन सिंह के पास आगे बढ़ाया कि ये व्यक्ति सरकारी सेवा में रहने के योग्य नहीं है, इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए, और इस तरह से बर्खास्त किया जाना चाहिए कि इसका दोबारा से इसकी बहाली ना हो। आप सोचिए कितनी गंभीर टिप्पणी है रविनाथ रामन की। बिल्कुल शिक्षा के ये देखिएगा, बिल्कुल लिखा हुआ है कि सेवा से पदच्युत जो भविष्य में नियोजन से निर्हित करता है, और वार्ता नोट 47 दे रखा है धन सिंह रावत जी को 26/10/2022 10:29 पर, समय भी दे रखा है। यानी कि धन सिंह रावत जी को ये साफ साफ निर्देश थे कि भैया इनसे बात करो, इनको हटा दो। बिल्कुल निर्देश तो नहीं, क्योंकि वो तो मंत्री है, ये उनसे अनुरोध ही कर सकते थे। अनुरोध किया कि भाई ये आदमी भ्रष्ट है, इसके खिलाफ सारे जो आरोप है उनकी पुष्टि हो चुकी है, आप इन्हें बिल्कुल बर्खास्त करिए, ये सरकारी सेवा में रहने लायक नहीं है। उसके बाद आगे आप देखेंगे कि धन सिंह रावत जी ने आगे जब ये फाइल मूव हुई तो दोबारा से जो है इसमें वार्ता के लिए लिख दिया। इस पेज में आप देखेंगे तो ये लिख दिया, डिस्कस विद ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज पुट अप ऑन ई फाइल अगेन फॉर ऑनरेबल मिनिस्टर, मतलब ई फाइल में दोबारा इसको पुट किया जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कि आप मुझसे बातचीत करिए,
धन सिंह रावत जी ने उसको बातचीत के लिए कहा, रविनाथ रामन जी को ये लिख दिया, देखिए, कृपया नोट संख्या 47 पर प्राप्त निर्देश के अनुपालन में आपसे हुई वार्ता 28/10/2022 के क्रम में उपरोक्त नोट 45/46 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर पुनः सादर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया दोबारा से। और फिर धन सिंह रावत जी ने क्या कर दिया, कृपया प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में श्री मदन सिंह रावत को एक श्रेणी निचले पद पर पदावनत करें। मतलब जिस आदमी को बर्खास्त करने की संस्तुति की गई, उनको एक कहा गया कि इनका एक पद डिमोशन कर दिया जाए। और मजे की बात देखिए कि जब ये एलईडी घोटाला इन्होंने किया या स्ट्रिंग वाला जो इन पे आरोप लगा, ये तब लगा जब ये पौड़ी में मुख्य शिक्षा अधिकारी थे। वहां से उस भ्रष्टाचार के आरोप की पुष्टि होने पर एलईडी मामले में इनको अब प्रमोशन किया गया। जो ऑफिस आप SCERT का देख रहे हैं, यहाँ इनको डायरेक्टर बनाया गया, ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया यहाँ पे। और मदन सिंह रावत को जो ये पद अवनत की बात कर रहे हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर से डेप्यूटी डायरेक्टर बना दिया गया। समझ रहे हैं आप? मतलब भ्रष्टाचार तो किया इन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी के रूप में। अगर पद से डिमोशन होना था तो मुख्य शिक्षा अधिकारी से जिला शिक्षा अधिकारी बना देते, या जिला शिक्षा अधिकारी बना के या खंड शिक्षा अधिकारी बना के पिथौरागढ़ या चंपावत किसी दूरस्थ जनपद में ट्रांसफर होता तो हम ये मान लेते कि कहीं ना कहीं डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया। इनको तो पहले ऊपर चढ़ा दिया और फिर एक सीढ़ी नीचे उतार दिया, तो अब भी ये मुख्य शिक्षा अधिकारी से ऊपर ही है। तो ये भी एक तरह से पूरी पत्रावली का मजाक है कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया गया। दूसरी तरफ जो ये एक बड़ी बात है, सोचिएगा आप, किसी आदमी को आप डिमोशन कैसे दे रहे हैं कि पहले उसका एक पद बढ़ा दिया। यानी कि मैं अगर बोलूंगा कि भैया इसको ये नंबर 16 है, इसको कम करो, तो कम 15 होना चाहिए, लेकिन 16 से उसको 20 पे प्रमोशन कर दिया और फिर एक कम कर दिया 19, तो 1600 वैसे ही ऊपर हुआ है। ये वाकई उत्तराखंड में हो रहा है। और ऐसे कितने मामले होंगे जो हो रहे हैं। आप और हम सब लोग किस चिंता में हैं ये समझ नहीं आता, पर जो ये कागज हैं और ये RTI के माध्यम से लिए हुए सूचना के कागज हैं, यानी कि इनके आधिकारिक पत्र हैं। देखिए, सबसे चौहान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रमाण जो ये कह रहा है चीख चीख के कि मंत्री जो है ना भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड का शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। ये पेपर्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये पेपर्स कह रहे हैं, RTI में आ रखे हैं पेपर कि जिस आदमी की संस्तुति ये हो रही है कि इसको बर्खास्त करो, उसका आप डिमोशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संभवतः वो आपकी रावत जाति से आता है, संभवतः वो कहीं आपको ऑब्लाइज करता होगा, क्योंकि आप भी रावत, मदन सिंह भी रावत, और कहीं ना कहीं ये जो सारा जातिवाद का खेल पूरे प्रदेश को बर्बाद कर रहा है वो मुझे इसमें नजर आता है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण, जातिवाद का संरक्षण और भ्रष्टाचार, खुला ओपन भ्रष्टाचार। चलिए अब आते हैं इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये था कि इनको गिरफ्तार किया जाए जी। और गिरफ्तारी होती इनकी अगर आज से पहले, यानी कि आज 31 अक्टूबर है, आखिरी वर्किंग डे है उनका, अगर आज से पहले वो गिरफ्तार होते तो शायद उनके फंड्स वगैरह रोके जाते, फंड्स रोके जाते, और एक दाग भी लगता है इनके ऊपर कि ये वर्किंग पीरियड में इस करप्शन के मामले में गिरफ्तार हुए। अब ये घर चले गए हैं, ये अब इस पद पे नहीं है। एक पद पे गिरफ्तारी नहीं होगी, एक सामान्य व्यक्ति की तरह गिरफ्तारी होगी। और जो एक झटका इनको लगना था, एक समाज में जो मैसेज जाना था कि बड़े पद पे रह के, इतने बड़े पद पे रह के जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हो सकती है। शायद जांचें अगर और होती तो पता नहीं और कितने मामले होंगे और कितने मामले ऐसे होंगे जो इनके अधीन हुए होंगे। कार्यकाल के बहुत सारे मामले हैं। बागेश्वर में रहे, वहां भी इन्होंने करप्शन किया, उसमें सस्पेंड रहे, फिर बहाल हुए, लगातार इस तरह से चलता रहा। तो चौहान जी, मकसद ये था कि एक बड़ा अधिकारी डायरेक्टर लेवल का वो पनिश होता तो कुछ और बड़े अधिकारी डरते कि यार भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पत्रकार लोग जो मुहिम छेड़े हुए हैं, चाहे आप छेड़े हुए हैं या अन्य लोग छेड़े हुए हैं, उसको बल मिलता। तो कहीं ना कहीं ये सब लोगों के लिए, जो हमारा जो एक पत्रकार कम्युनिटी है, उसके लिए बड़ा डिमोरलाइजिंग है कि हम किसी भ्रष्टाचार के मामले को उठाएं और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ें, वहां से इन अधिकारियों की बेल खारिज हो और पुलिस हमें कोऑपरेट न करे, शिक्षा विभाग हमें पुलिस आई थी वैसे गिरफ्तार करने इन्हें। पुलिस तो बता रही है कि वो लगातार यहाँ पे थी, लेकिन जिस तरह से पता चला है कि सुबह 6 बजे वो यहाँ पे आए और अंदर सिग्नेचर करके चले गए, तो मेरे हिसाब से 6 बजे कोई ऑफिस ज्वाइन करने का समय तो होता नहीं है, क्योंकि कल तक ये छुट्टी पर थे। अगर ये सुबह 6 बजे आए और साइन करके चले गए तो मैं तो इसे टेक्निकली उनकी आज ज्वाइनिंग नहीं मानता, और आज मेरे हिसाब से वो अपने रिटायरमेंट के दिन अनुपस्थित रहे हैं। अब विभाग इसको किस तरह से लेता है, हम आगे इसके टेक्निकल पहलुओं को भी देखेंगे। और कोर्ट में जो मैटर
चल रहा है और पुलिस जो इस मामले को देख रही है, मुझे लगता है कि पुलिस भी अपनी जो केस डायरी है उसमें इस तथ्य को लाएगी कि मदन सिंह रावत ने इस तरह से पुलिस की आंखों में भी धूल झोंकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष भाई और तमाम उन लोगों का जो हमेशा करप्शन के खिलाफ काम करते हैं। एक जो चीज इन्होंने बोली, जरा ये बाइट सुनिए। हमारी भी बात हुई थी जो यहाँ के गार्ड हैं उनसे। हमारे साथ गार्ड मौजूद हैं जो जिनके पास सारा लेखा जोखा होता है, कौन कब आता है। ये कितने बजे आए थे आज ऑफिस? सुबह 6 बजे आए थे। सुबह 6 बजे आ गए थे। और दिन तो पता नहीं कब आते हैं, लेकिन सुबह 6 बजे दफ्तर के अंदर आ गए थे। हाँ, और फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैंने तो ताला खोल दिया था। हाँ, फिर मैं बाहर ही मतलब अपने कपड़े चेंज करने लग गया, हाँ, मुंह हाथ धोने लग गया। हाँ। और बस उसके बाद मेरे को नहीं पता। तो साइन कब किए? तभी किए होंगे। मेरे को नहीं पता उसके बारे में। हाँ। मैं कोई मतलब ही नहीं रखता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब साहब लोग उससे सवाल जवाब करने लगे, काहे के लिए आए, क्यों आए भाई, उनका नहीं, इमरजेंसी। पर अगर जैसे मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्या पता वो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में कभी आए हो। नहीं साहब, नहीं साहब। हाँ। मैं शाम को 3 बजे पहुंच जाता हूँ यहाँ ड्यूटी पे। अच्छा। और मैं यहीं बैठा रहता हूँ गेट के सामने, ये दुकान में। तो कल नहीं आए हो? कल नहीं आए, सुबह आज ही आए सुबह 5-6 बजे। हाँ जी। 5 बजे की 6 बजे? 6 बजे। 5 बजे भी सुनने में आ रहा है। नहीं, 6 बजे 6 बजे 6 बजे आए, 6 बजे साइन किए और फिर चले गए। साइन करे नहीं करे वो उसके बारे में मेरे को नहीं पता क्या हाँ, करा। गए कितने बजे? जाने का भी नहीं पता क्योंकि मैं इधर टहल रहा था। मेरे को कहीं काम है, मतलब कभी मैं पीछे चले जाता हूँ कोई काम से, कभी मैं इधर आ जाता हूँ, कभी चाय पीने आ जाता हूँ। उसके बारे में मेरे नहीं पता कितने बजे गए। तो मतलब वो कब चले गए, कब, वो आपको पता ही नहीं चला? ना पर वो चले गए। फिलहाल वो थे नहीं यहाँ। ऑफिस खुल गया था। यहाँ पूरी छावनी बनी हुई थी, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी कि इनको आज गिरफ्तार किया जाए, लेकिन सुबह सुबह साइन करके भाग गए। ये भी एक बड़ी बात है। आइए जरा और बात करते हैं इस बारे में। तो देखा आपने, गार्ड ने भी वही कहा जो ये कह रहे थे कि 6 बजे किस तरह वो आए थे। तो जुड़े रहिएगा आप भी इसी तरह, पर आप सोचिए समझिए, चौकन्ने रहिए भैया, कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। अकेले पत्रकार ही कब तक लड़ते रहेंगे। जुड़े रहिएगा। नमस्कार।